एक फिल्म जिसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। सवाल ये उठा कि इसकी कहानी में आखिर सच कितना है और फसाना कितना। तो चलिए आज इसी फिल्म धुरंधर के पीछे की जो उलझी हुई लेकिन बहुत दिलचस्प कहानी है उसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, एक तरफ है हमारे एक महान फौजी जिनकी एक विरासत है, दूसरी तरफ कराची के गैंग्स की वो खूनी दुनिया, और इन दोनों को जोड़ रही है एक फिल्म। तो फिर देर किस बात की, आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। यहाँ पर फिल्म और असलियत का जो टकराव है वो एकदम साफ साफ नजर आता है। एक तरफ हैं मेजर मोहित शर्मा, एक असली हीरो जिनकी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं, और दूसरी तरफ है फिल्म का फिक्शनल कैरेक्टर। मतलब दोनों में इतनी समानताएं हैं कि विवाद तो होना ही था, ये बात तो पक्की है। अब देखिए, मेजर मोहित शर्मा कोई आम सैनिक नहीं थे। वो भारतीय सेना के सबसे जांबाज अफसरों में से एक थे। वन पैरा एसएफ मतलब एलीट कमांडो, जिन्हें बहादुरी के लिए सेना मेडल से भी नवाजा गया। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो थी 2004 में उनका एक आतंकी ग्रुप के अंदर अंडा करा जाना, और फिर 2009 में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के बाद उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मतलब उनकी विरासत कितनी कीमती है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और बस यहीं से सारा मामला गर्मा गया। मेजर शर्मा के परिवार का ये मानना था कि फिल्म उनके जीवन और उनके किए गए ऑपरेशंस पर ही आधारित है, मतलब बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तो अपनी विरासत को बचाने के लिए उन्होंने सीधा अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील सीधी थी, हमारी कहानी का इस्तेमाल बिना हमारी इजाजत के क्यों किया गया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। फिल्म बनाने वालों का तर्क जाहिर है बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि भाई धुरंधर एक फिक्शनल कहानी है। हाँ, माना कि सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, पर इसका जो मेन कैरेक्टर है वो किसी एक इंसान पर यानी मेजर मोहित शर्मा पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये तो कई असली हीरोज की कहानियों को मिलाकर बनाया गया एक किरदार है। तो सवाल ये उठता है कि अगर फिल्म की प्रेरणा सिर्फ मेजर शर्मा नहीं थे तो फिर और क्या था। अच्छा, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा सरहद के उस पार, कराची के एक बहुत ही बदनाम इलाके में, जिसे कभी कभी तो वाइल्ड वेस्ट तक कहा जाता था, लारी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में गोता लगाते हैं जो कराची की गलियों में पनप रहा था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें सीधे उस असली दुनिया में ले जाती है जिसे फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। सोचिए, 2000 का दशक शुरू ही हुआ था और लारी गैंग्स का एक तरह से गढ़ बन चुका था। रहमान डकैत और अरशद पप्पू, इन दोनों के बीच की दुश्मनी ने पूरे इलाके को जैसे जंग का मैदान बना दिया था। और ये सिर्फ कोई गैंगस्टर्स की लड़ाई नहीं थी, इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत गहराई से शामिल थी। 2008 आते आते तो रहमान डकैत को बाकायदा पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा था। तो इस खूनी खेल के मेन प्लेयर्स कौन थे? सबसे पहले रहमान डकैत, एक करिश्माई लेकिन उतना ही बेरहम गैंग लीडर। फिर उसका कट्टर दुश्मन अरशद पप्पू। रहमान की मौत के बाद उसकी गद्दी संभालने वाला उसका अपना वारिस उज़ैर बलोच। और इन सब के बीच कानून का एक ऐसा चेहरा जिसे लोग बैडैस कॉप के नाम से जानते थे, एसएसपी चौधरी असलम। और सबसे बड़ी बात, ये कोई फिल्मी किरदार नहीं, ये सब असली लोग थे। ये गैंग वॉर कितनी भयानक थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस एक घटना से उस दौर की क्रूरता समझी जा सकती है। 2013 में जब अरशद पप्पू मारा गया तो कहा जाता है कि उज़ैर बलोच के आदमियों ने उसके कटे हुए सिर से फुटबॉल खेला था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने साफ कर दिया था कि लारी में कानून और इंसानियत दोनों का कत्ल हो चुका था। तो जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब हालात इतने बेकाबू हो गए, तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा। और इस एक्शन का चेहरा बने एक ऐसे पुलिस अफसर जिनकी दिलेरी के किस्से आज भी कराची में सुनाए जाते हैं। एसएसपी चौधरी असलम और रहमान डकैत, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो किसी चूहे बिल्ली के खेल से कम नहीं थी। सरकार ने असलम को सीधा सीधा एक ही काम दिया था, रहमान डकैत को खत्म करो। असलम ने उसे पकड़ा भी, लेकिन रहमान वो मोटी रिश्वत देकर जेल से भाग निकला। पर एसएसपी असलम ने भी हार नहीं मानी। वो उसके पीछे पड़े रहे और आखिरकार 2009 में एक जबरदस्त गोलीबारी में रहमान डकैत को ढेर कर ही दिया। साल 2012, ये तारीख बहुत अहम है क्योंकि ये वो साल था जब सरकार ने तय किया कि अब सिर्फ एक एक गैंग लीडर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे गैंग नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इसी साल ऑफिशियली लॉन्च हुआ ऑपरेशन लारी। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही निर्णायक कदम था। तो अब तक हमारे पास क्या है? एक असली गैंग वॉर है,
एक असली पुलिस ऑपरेशन भी है। लेकिन फिल्म का हीरो तो एक इंडियन स्पाई है। तो ये एंगल कहानी में कहां से आया? चलिए अब कहानी के इस जासूसी वाले हिस्से को और इसके पीछे की असली दुनिया की अटकलों को समझते हैं। तो फिल्म का जो फिक्शनल जासूसी प्लॉट है, उसके सेंटर में है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे 1968 में बनाया गया था। और इसका काम क्या है? सीधा साधा पड़ोसी देशों में होने वाले पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट्स पर नजर रखना। और देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि रॉ का इतिहास ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन से भरा पड़ा है। ये बात काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसे सोर्सेज भी मानते हैं। 1971 में बांग्लादेश बनने में मदद करने से लेकर 80 के दशक में पाकिस्तान के अंदर कथित तौर पर ऑपरेशन चलाने तक रॉ की एक्टिविटीज हमेशा से ही अटकलों और एक तरह की मिस्ट्री का सेंटर रही हैं। तो असली बात यही है, भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई, इन दोनों के बीच दशकों से एक छाया युद्ध, एक शैडो वॉर चल रहा है। और असल दुनिया का यही संघर्ष, यही टेंशन धुरंधर जैसी फिल्मों के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार करता है। इसी वजह से जब पर्दे पर एक भारतीय एजेंट को पाकिस्तान में किसी सीक्रेट मिशन पर दिखाया जाता है, तो वो कहानी विश्वसनीय लगने लगती है। तो अभी तक हमने 3 अलग-अलग दुनिया देखी हैं। एक बहादुर भारतीय सैनिक की कहानी, कराची की एक खूनी गैंग वॉर और 2 देशों के बीच जासूसी का खेल। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि फिल्म धुरंधर में आखिर सच क्या था और फसाना क्या। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। फिल्म की जो सेटिंग थी, यानी कराची का लारी गैंग वॉर, वो 100% असली था। जो विलन्स थे वो भी रहमान डकैत जैसे असली गैंगस्टर से ही इंस्पायर्ड थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा फिक्शनल लीप था एक भारतीय जासूस को इस पूरी लड़ाई का हीरो बना देना। असलियत में ऑपरेशन लारी पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स ने किया था, किसी इंडियन एजेंसी ने नहीं। और जहां तक हीरो की बात है, तो हाँ, उसकी प्रेरणा मेजर शर्मा की बहादुरी हो सकती है, लेकिन वो किरदार मेजर शर्मा नहीं है। तो कुल मिला के फिल्म बनाने वालों ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने पाकिस्तान की एक असली हिंसक हकीकत को उठाया और उसे एक असली भारतीय हीरो की विरासत के साथ जोड़ दिया। और नतीजा क्या निकला? एक ऐसी कहानी जो रियल भी लगती थी और एक जबरदस्त थ्रिलर भी थी। और आखिर में ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब भी सिनेमा असली जिंदगी की घटनाओं से, असली नायकों की कहानियों से प्रेरणा लेता है, तो श्रद्धांजलि देने और कहानी का शोषण करने के बीच की वो बारीक सी लाइन, वो कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।